आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, जॉन गाल्सवर्दी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कवर करेंगे जिसका नाम है द स्किन गेम। आई थिंक कि आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। So remember that in this class we are going to cover a very important play of John Galsworthy, and the name of that play is The Skin Game. Already you are getting the title The Skin Game. गेम किसका है? स्किन का है। तो ये टाइटल क्या इंडिकेट करता है, कैसे है जो है, उन सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि यह जॉन गाल्सवर्दी का एक प्ले है। इसके पहले की क्लास में, इन माय प्रीवियस लेक्चर, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डू रिमेंबर, यू विल कम टू नो इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैड गॉन विद द स्ट्राइफ, जस्टिस, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और आपका मुझे लगता है कि जो और भी प्लेस हैं उन सबको हम लोगों ने कवर किया था। इसी सीरीज में मैं आगे जो है जो कवर करूंगा, जैसा कि मेरा जो प्लान है, फोर साइड सागा को कवर करूंगा, और साथ ही साथ आपका एक रकीम जी का सजेशन आया है कि लॉयल्टीज को भी कवर करना है। तो दो चीजें अभी हम लोगों को इसके बाद और कवर करना होगा। लेकिन द स्किन गेम क्यों इम्पोर्टेंट है, स्किन गेम का क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्ले स्पेशली टू क्रैक टीजीटी एग्जामिनेशन, या व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, उसका स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स क्या है। इफ यू आर गोइंग टू कवर दीज पॉइंट्स तो आप बहुत आराम से चीजों को कवर कर लेंगे। इसका शीट मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, इसका शीट मैंने आपको पहले ही भेज दिया है। तो आप ये देखेंगे कि जो प्ले है ये जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है, और अगेन इस प्ले में आपको सोशल इश्यूज, सोशल चैलेंजेस और सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, लेकिन एक नए ढंग से। यहाँ अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई नहीं है, बट यू विल कम टू नो यहाँ जो लड़ाई है वह लड़ाई दो फैमिलीज की है। एक फैमिली ऐसी है जो ओल्ड रिच फैमिली है, और एक फैमिली ऐसी है जो न्यूली रिच फैमिली। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि द स्किन गेम इज अ टाइप ऑफ प्ले इन विच यू फाइंड द आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन टू फैमिलीज, द ओल्ड रिच फैमिली एंड द न्यूली रिच फैमिली। एक ऐसी फैमिली है जो पुरानी रईसजादे हैं, उनके पास पैसा है, और एक ऐसी फैमिली है जो न्यूली रिच फैमिली है जिसके पास पैसा आया हुआ है। So remember that the theme of the play is what? The theme of the play is the ideological clash. Again, I would like to tell you कि यह जो है क्या है, विचारों का एक तरह का क्लैश है। जो पुराने रईसजादे हैं, जो पुराने पैसे वाले हैं, उनकी क्या सोच है, जो नए पैसे वाले हैं उनकी क्या सोच है। साथ ही साथ इसमें क्या दिखाया गया है, जनरेशन गैप दिखाया गया है। जो पुरानी जो जनरेशन है वह पुरानी जनरेशन किसी समस्या को कैसे लेती है और उसको कैसे सॉल्व करती है। अगर कोई समस्या आती है तो पुरानी जनरेशन उस समस्या को टैकल करना जानती है, वो उसको बढ़ाती नहीं है। दे बिलीव हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यह भी एक ओल्ड जनरेशन की खासियत थी। लेकिन जो न्यू जनरेशन है वे उस चीज को क्या करते हैं कि दे अल्टीमेटली उसको सॉल्व ना करके उसमें और प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। यह दिखाने की कोशिश की गई है। So again, I would like to tell you, it's a very beautiful play, and in this play, you don't find any clash between the factory owner of the factory or workers of the factory. इस प्ले में न तो ओनर ऑफ द फैक्ट्री के बारे में कोई बात की गई है, न वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री के बारे में बात की गई है। इस प्ले में ना तो इलिटरेसी की बात की गई है, ना पॉवर्टी की बात की गई है। इस प्ले में ना तो क्लास स्ट्रगल की बात की गई है, और ना ही ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लेबर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड या डेली वेजेस हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इन द हैंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर। फैक्ट्री ओनर के हाथ में उनका शोषण हुआ है। इस प्ले में यह भी नहीं दिखाया गया है कि जो वीमेन है उनको कमोडिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस प्ले में यह भी नहीं दिखाया गया है कि कोई वर्कर्स जो है वो हड़ताल पर गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्ले में दिखाया क्या गया। इन दिस प्ले यू फाइंड द आइडियोलॉजिकल क्लैश। इस प्ले में
आपको जो दिखाया गया है उसका नाम है आइडियोलॉजिकल क्लैश, विचारों का क्लैश है। और यह जो विचारों का क्लैश है, यह विचारों का क्लैश आपको कैसे नजर आता है? यू जस्ट सी, यू जस्ट फाइंड, बिकॉज देर आर द टू फैमिली। एक फैमिली ऐसी है जो ओल्ड रिच फैमिली, जो गांव में रह रही, उसके पास पैसा है लेकिन उसका विचार अलग है। एक फैमिली ऐसी है जो इंडस्ट्रियल मेंटालिटी की फैमिली है, नए रईस जाते, जिन्होंने शहर में अपना क्या किया हुआ है कि फैक्ट्री लगाई है, उनके पास पैसा आया है, वह उनकी सोच को दर्शाता है। सो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड द आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन टू फैमिली। अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों फैमिली कौन सी है, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश क्यों होता है, क्या दुश्वारियां आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं, ये जानना जरूरी है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यह जो प्ले है 1920 में लंदन में परफॉर्म किया जाता है। द प्ले वाज परफॉर्म इन 1920 इन लंदन। और लंदन में जब वो परफॉर्म किया जाता है, जिस थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, उस थिएटर का नाम था मार्टिन थिएटर। द प्ले वॉज परफॉर्म्ड इन लंदन एट मार्टिन थिएटर इन 1920। 1920 ईस्वी में लंदन के मार्टिन थिएटर में प्ले को परफॉर्म किया जाता। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज यह है कि बाद में इस प्ले को इंक्लूड किया गया, इट वाज इंक्लूडेड इन बर्न्स मैंटल द बेस्ट प्लेस। बर्न्स मैंटल का कलेक्शन ऑफ की बेस्ट प्लेस कौन सी है, उसकी एक लिस्ट निकाली गई। बर्न्स मैंटल एक आप कह सकते हैं थिंकर थे। उन्होंने जो है क्या किया, बेस्ट प्ले की एक लिस्ट निकाली कि 1920 और 21 के बेस्ट प्लेस कौन से हैं। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट प्ले था उसमें उसमें इसको शामिल किया गया, द स्किन गेम को। द स्किन Sir, गेम को repeat it बेस्ट once प्ले, again, sir. या बर्न्स मैंटल, BURNS, बर्न्स मैंटल, MANTLE', it was included in Burns Mantel's The Best Plays of 1920-21। 1920 और 21 ईस्वी में बर्न्स मैंटल का एक सीरीज आया था बेस्ट प्ले का, उसमें इसको शामिल किया गया। ये चीजें फिर से मैं आपको बता दूं कि द स्किन गेम 1920 ईस्वी में पहली बार लंदन के मार्टिन थिएटर में परफॉर्म किया जाता। It was a successful play, one of the most popular plays of John Galsworthy, and it does not have any social issues or challenges as you find in other dramas of play. But what do you find here? इस प्ले में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि देर इज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन टू फैमिलीज। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज बिटवीन टू फैमिलीज। द रिच फैमिली एक रही है, वह जो रिच फैमिली रही है, वह रिच फैमिली आपका जो है लिविंग, वो रिच फैमिली गांव में रहती है जो ओल्ड रिच फैमिली है, और एक न्यूली रिच फैमिली है जो शहर में अभी अपनी जगह को उसमें किया हुआ है। अब उसके बाद आपने जब इतना समझ लिया कि प्ले को 1920 और 21 में एक लिस्ट आई थी बेस्ट प्लेस को, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था, बर्न्स मैंटल के द्वारा, उनके द्वारा तैयार किया गया था, और इसमें उसको बेस्ट प्ले के रूप में शामिल किया गया था। इट वॉज इंक्लूडेड बर्न्स मैंटल द बेस्ट प्ले, इसको शामिल किया गया था। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हेन यू गो विद दिस प्ले, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखना है किसी भी प्ले को जानकारी के लिए, कब परफॉर्म किया गया, किस थिएटर में परफॉर्म किया गया, उसकी थीम क्या है। तो 1920 में परफॉर्म किया गया, लंदन के सेंट मार्टिन थिएटर में परफॉर्म किया गया, बेस्ट प्ले में शामिल किया गया है। थीम क्या है, आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन द टू फैमिलीज, द ओल्ड रिच फैमिली एंड द न्यू रिच फैमिली। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है यह क्लैश कैसे होता है। जब आप कहते हैं कि यह क्लैश कैसे होता है, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी, और उसी स्टोरी को जब सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया जाता है तो हम प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो प्ले है, यह एक तरह का इंटरेक्शन दिखाता है बिटवीन टू वेरी डिफरेंट फैमिलीज इन रूरल इंग्लैंड। रूरल इंग्लैंड में जो ओल्ड रिच फैमिली है वो वहां पे रहती है,
और यह सेटिंग कब की है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होता है। 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। जब 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होता है, तो वर्ल्ड वॉर के कंप्लीट होने के बाद ये चीज होता है कि इंग्लैंड की हालत कैसी है। वहां पे आप कह सकते हैं कि यू कैन जस्ट नो कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रही है, इंडस्ट्रियल लाइफ शुरू हो रहा है, और जो विक्टोरियन एज का लास्ट दशक था और 20वीं सेंचुरी का जो शुरुआती दौर था, ये जो जनरेशन थी उनकी सोच अलग रही है। और इसके बाद उनकी जो नई जनरेशन आई है, जो बच्चे हैं, यू विल कम टू नो दैट दे हैव डिफरेंट आइडियाज। तो यहाँ पे आइडियाज का क्लैश केवल पैसे को लेकर के ही नहीं है कि नए रईस जादे पुराने रईस जादे, बल्कि एक परिवार में जो क्वीन विक्टोरिया के जमाने को देखा है और जो नई चीजों को देख रहा है, वह उससे सहमत नहीं है। लेकिन जो नई जनरेशन है, वह विक्टोरिया के लोगों के जमाने से सहमत नहीं। तो कैसे विचारों का प्रवाह है, एंड हाउ डू यू फाइंड दैट द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, दिस थिंग्स यू सी, दिस थिंग्स यू फाइंड, यू विल कम टू नो कि ये सब एक बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पूरा का पूरा जो अगर थीम कहा जाए, वह थीम क्या है? इट हैज द थीम ऑफ सोशल चेंज। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इट हैज द थीम ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक जो बदलाव आ रहा है, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, सोशल चेंज को दिखाने की कोशिश की गई है, और जनरेशन गैप को दिखाने की कोशिश की गई है। तो इट हैज द थीम ऑफ सोशल चेंज एंड द ब्रेक डाउन ऑफ कन्वेंशनल क्लास स्ट्रक्चर। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, कैसे चीजें टूट रही है। कन्वेंशनल क्लास स्ट्रक्चर, जो पारंपरिक क्लास स्ट्रक्चर था, वह टूट रहा है। तो आइडियोलॉजिकल क्लैश, ब्रेक डाउन ऑफ कन्वेंशनल क्लास स्ट्रक्चर दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट सोशल चेंज। अगर आप ये तीन पॉइंट ध्यान में रखेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी नहीं, यहाँ पर क्लैश बिटवीन द रिच एंड द पुअर नहीं है, यहाँ पे क्लैश बिटवीन द फैक्ट्री ओनर और वर्कर्स के बीच में नहीं है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम नहीं, इलिटरेसी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ड्रामेटिस्ट ने उस थीम को लिया हुआ है कि कैसे पुरानी परंपरा, जो पैसे वाले, जो रसूख घराने के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके घरों में कैसे द ओल्ड ट्रेडिशन इज गोइंग टू बी चैलेंज बाय द न्यू जनरेशन, बाय द पीपल ऑफ न्यू जनरेशन, और वो जो जनरेशन गैप है उसको कैसे वहां पे प्रेजेंट किया गया या दिखाने की कोशिश की गई। तो यू विल कम टू नो कि ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड मेकअप करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो इतना मैंने अभी आपको बताया कि आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन द ओल्ड रिच फैमिली दैट इज लिविंग इन रूरल इंग्लैंड। दूसरा आपका कौन सी फैमिली है? दूसरा आपकी फैमिली जो न्यूली रिच फैमिली है, जिसने इंडस्ट्री लगाया हुआ, उसके बीच का यह आइडियोलॉजिकल क्लैश है। दूसरी थीम क्या है? सोशल चेंज। तीसरी थीम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कन्वेंशनल क्लास स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट क्या है? जनरेशन गैप। ये सब चीजों को लेकर के जनरेशन गैप में उनकी कल्चर, उठने बैठने का सलीका तरीका, जो विक्टोरियन मेंटेलिटी है उससे मॉडर्न मेंटेलिटी एग्रीड नहीं है। और पूरे प्ले का सेटिंग कब होता है? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1914 से लेकर 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप ये देखेंगे कि नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी फास्ट। द जनरेशन विच saw फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, they have the different idea from the people who are living in Victorian era। इसका मतलब विक्टोरियन एज के रहने वाले लोग उनके फादर्स हो सकते हैं, लेकिन जो सन्स हैं, डॉटर्स हैं, उनका जो विचार है वह अपने फादर से मैच नहीं करता। ऐसा नहीं उसको लेकर के कोई लड़ाई होती है, लेकिन जो बदलाव हो रहा, उस बदलाव की आहट को जॉन गाल्सवर्दी ने महसूस किया, and John Galsworthy gives room to those changes in his place। अपने प्लेस में उन्होंने उसको जगह दी है। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन सी दो फैमिली है जिसको लेकर के पूरी बात रखी गई है।
एक फैमिली है हिलक्रिस्ट फैमिली। हिलक्रिस्ट, मैंने आपको शीट भेजा है, मैंने पूरा कैरेक्टर्स का लिस्ट बनाया हुआ है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, आई डिड इट, देन आई सेंट टू यू बिफोर टेकिंग क्लास। आप देखेंगे कि जो पहली जनरेशन है जिस फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन सी फैमिली? हिलक्रिस्ट फैमिली, HILLCHRIST। जो हिलक्रिस्ट फैमिली है, ये ओल्ड रिच मैन है, पुराने पैसे वाले, उनके पास पैसे की कमी नहीं रही है और सज्जन आदमी है अगर देखा जाएगा। अ वेरी जेंटिल मैन लिविंग इन रूरल इंग्लैंड, ग्रामीण इंग्लैंड में रह रहे हैं, पैसे वाले हैं, ग्रामीण इंग्लैंड में रह रहे हैं और रिच फैमिली से बिलोंग। यू हैव टू नो कि इनके लिए वर्ड क्या आया है? अ कंट्री जेंटिल मैन। ये नहीं कहा जा गया है कि अ सिटी जेंटिल मैन, ये नहीं कहा गया अ टाउन जेंटिल मैन। इट मीन्स दैट दिस फैमिली लिव्स इन रूरल इंग्लैंड। जो रूरल इंग्लैंड है वहां पे ये फैमिली रह रही है। फैमिली का नाम क्या है? हिलक्रिस्ट फैमिली। हिलक्रिस्ट उस फैमिली के सबसे बड़े मेंबर है, आप कह सकते हैं वो है। हिलक्रिस्ट फैमिली में कौन कौन से लोग हैं? हिलक्रिस्ट फैमिली में उनकी वाइफ एमी, AMY। हिलक्रिस्ट फैमिली में उनकी वाइफ एमी, AMY। हिलक्रिस्ट फैमिली में उनकी डॉटर जिल, JILL। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जनरेशन गैप देखने को मिलेगा। जो फादर की सोच हिलक्रिस्ट की है, वो जरूरी नहीं है कि उनकी बेटी की सोच जिल की वही सोच हो। JILL, जिल उनकी डॉटर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फैमिली, हम लोग पहली फैमिली की बात कर रहे हैं। और वह जो पहली फैमिली है, उस पहली फैमिली का क्या नाम है? हिलक्रिस्ट। जो पहली फैमिली, उसका क्या नाम है? हिलक्रिस्ट। हिलक्रिस्ट जो है कंट्री जेंटिलमैन है। हिलक्रिस्ट की पत्नी है, पत्नी का क्या नाम है? एमी, AMY। उनकी बेटी है, बेटी का क्या नाम है? जिल, JILL। उसके बाद आप ये देखते हैं कि उनका एक एजेंट है जिसका नाम है डाउकर, DAWKER। इस कैरेक्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। डाउकर का एक रोल है, अभी मैं बताऊंगा क्या रोल। तो उनका एक एजेंट है और उस एजेंट का क्या नाम है? डाउकर, DAWKER। अगर आपको नाम को समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं स्क्रीन शेयर करके लिख दूं? ठीक कोई है सर, रिस्पॉन्स स्क्रीन नहीं? शेयर कर। ओके, इट्स ओके। तो डाउकर, DAWKER, डाउकर जो है वो आपका क्या है? उनकी यहाँ का एजेंट है, उनकी कंपनी में काम करता है या उनके घर पे काम करता है, उनका एजेंट है। उनके उसके बाद ये तो एक फैमिली हो गई। जो पहली फैमिली है, मैं फिर से बता दूं कि द फर्स्ट फैमिली इज हिलक्रिस्ट फैमिली, HILLCHRIST, हिलक्रिस्ट फैमिली। हिलक्रिस्ट कौन है? अ कंट्री जेंटिलमैन। उनकी वाइफ एमी, AMY। उनकी डॉटर जिल, JILL। और उनके यहाँ का एजेंट डाउकर, DAWKER। जो डाउकर है, मैंने बताया यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जितने लोग भी हैं उसका नेचर अलग है। और जो दूसरी फैमिली का भी जिक्र होगा, वह उससे बदले की आग में जल रहा है। तो जो कुछ सीक्रेसी होती है वह खुलासा करता है, इसलिए डाउकर आपका कॉन्स्पिरेटर के रूप में काम करता है। जिन चीजों पर पर्दा डाला जाता है वह उस पर्दे को हटाने की कोशिश करता है। तो डाउकर का नाम आपको ध्यान में रखना है, वह फैमिली मेंबर नहीं है बल्कि उस फैमिली के लिए एजेंट का काम कर रहा है। किस फैमिली के लिए? हिलक्रिस्ट फैमिली के लिए। और इसकी दुश्मनी किससे है? जो दूसरी फैमिली का भी जिक्र होगा उससे है। So now, the second family is Hornblower family. The second family is what family? Hornblower. HORN, Horn, BLOWER. You will come to know कि जो second family है वो कौन सी family? Hornblower family. This is another important point. Hornblower family है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो वह हॉर्नब्लोवर फैमिली है वह न्यूली रिच मैन है और उनका अपना इंडस्ट्री है।
और उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो गांव का जो प्रॉपर्टी है हिलक्रिस्ट का, उसके कुछ हिस्से को लेना चाहते हैं। ध्यान से रखिएगा, इसका मतलब कि इसी सब चीजों को लेके क्लैश होगा। तो द सेकेंड फैमिली इज हार्नब्लोवर फैमिली। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हार्नब्लोवर? HORN, हार्न, ब्लोवर BLOWER। यह न्यूली रिच फैमिली है, अभी नए नए पैसे वाले हैं, रईस जाते हैं। इनके बड़े बेटे का नाम है चार्ल्स, CHARLES। इनके बड़े बेटे का क्या नाम है? चार्ल्स। चार्ल्स की वाइफ का नाम है CHLOE, एल साइलेंट हो जाएगा, CHLOE, को। चार्ल्स की वाइफ का क्या नाम है? को। इसका मतलब को क्या है? इस फैमिली की बहू है। द सेकेंड फैमिली इज Hornblower family, a newly rich family. This family has industry, उनका अपना आइडियोलॉजी अलग है। इसी फैमिली के बड़े बेटे, एक एल्डर सन है जिनका नाम चार्ल्स है। चार्ल्स की पत्नी का नाम है को, स्पेलिंग है CHLOE, एल साइलेंट हो जाएगा। एक उनका छोटा बेटा है जिसका नाम है रॉल्फ, ROLF, ROLF। रॉल्फ इस फैमिली का छोटा बेटा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि पेलोस हिलक्रिस्ट बटलर है, हिलक्रिस्ट बटलर उनके अपने साथियों में से। एना, एना जो है उस घर की नौकरानी है, ANNA, उस घर की नौकरानी है। द जैक मैन, द जैक मैन्स करके हैं, द जैक मैन एंड हिज वाइफ, मतलब उसी फैमिली के सब हिस्से हैं द जैक मैन। तो अगर आप देखेंगे कि किसी भी कैरेक्टर को आप याद रखिए या ना याद रखिए, लेकिन दो फैमिली में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहली फैमिली का नाम हिल क्रिस्ट फैमिली। उस फैमिली में एमी उनकी वाइफ को ध्यान में रखना है, उनकी बेटी जिल को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ डाउकर जो एजेंट है उसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरी फैमिली हार्न ब्लोवर है, उनको ध्यान में रखना है। उनके बेटे चार्ल्स को ध्यान में रखना है, और उनकी बहू को ध्यान में रखना है, CHLOE, को। इतना चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी एना नौकरानी है, कुछ और कैरेक्टर है जिनका कोई मेरी नजर में रोल नहीं है उस तरह का। अगर आपको जितना बताया गया, अगर आप इतना ध्यान में रखेंगे तो यू विल कम टू नो कि क्या स्टोरी है क्या नहीं। अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले एक एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नेहा से शुरू कर रहा हूँ कि नेहा, यह प्ले सबसे पहली बार कब परफॉर्म किया गया? नेहा, वर्तिका, जी सर, ये 1920 में लंदन के मार्टिन्स थिएटर में पहली बार परफॉर्म किया गया था। बहुत बहुत अच्छा। वर्तिका ने बताया कि ये जो प्ले है सबसे पहली बार 1920 में सेंट मार्टिन थिएटर लंदन में परफॉर्म किया गया। मैं सुनील शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि इसको जो है किस आदमी ने 1920 और 21 में बेस्ट प्ले की कैटेगरी में शामिल किया था, उनका नाम क्या? बर्न मेंटल सर। बर्न्स मैंटल ने इसको जो है बेस्ट प्ले की कैटेगरी में शामिल किया था, बर्न्स मैंटल। आरती मैडम, क्या माइक की प्रॉब्लम है? मैं अंबिका से जानना चाहूंगा। अंबिका, आवाज जा रही मेरी? अंबिका, गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें किन दो फैमिली के क्लैश को दिखाया गया, उन दोनों फैमिली का नाम क्या है? यस सर, फर्स्ट फैमिली है हमारी हिलक्रिस्ट फैमिली एंड सेकंड वन Okay, इज good. हार्नो ब्लोवर फैमिली। Hornblower family. So in this way, you will come to know Gajendra has replied that there are two families in the place. The first is Hillcrist family and the second is Hornblower family. इफ़त मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एमी कैरेक्टर है
वो किस फैमिली से बिलोंग करती है और उसका उस फैमिली में क्या रोल है? इफ्फत मैडम। सर एमी जो है वाइफ है हिलक्रिस्ट की। हिलक्रिस्ट की वाइफ है। एमी जो है जी हिलक्रिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी वाइफ। ठीक है। मैं जी सोनिया जी से जानना चाहूंगा जिल का क्या रोल है? सोनिया। सर हिलक्रिस्ट डॉटर। जिल इज द डॉटर ऑफ हिलक्रिस्ट। हिलक्रिस्ट की जो फैमिली है उसमें वो डॉटर का रोल प्ले करती है। मैं रकीम जी से जानना चाहूंगा डाउकर एक कैरेक्टर है, डाकर का क्या रोल है? DAWKER। is an agent in the Hillcrist family. Hillcrist family, and he has enmity with another family, that is Hornblower. That is Hornblower family. मैं ममता जी से जानना चाहूंगा कि ममता जी, जो अभी गजेंद्र जी ने बताया कि देयर इज अनदर फैमिली हॉर्नब्लोवर फैमिली, तो देयर आर द टू थिंग्स, हॉर्नब्लोवर फैमिली एंड द हिलक्रिस्ट फैमिली। इनमें से कौन सी फैमिली ओल्ड रिच है और कौन सी फैमिली न्यूली रिच है? Hillcrest family is old family ओल्ड रिच है, and ओल्ड रिच Hornblower फैमिली। family. Yes, sir. Hornblower family is rich family. ओके। मैं सिकंदर जी से जानना चाहूंगा कि सिकंदर जी चार्ल्स का क्या रोल है? हु इज चार्ल्स? Charles is the son of Hornblower, elder son of Hornblower, sir. एल्डर सन ऑफ हॉर्नब्लोअर। ओके गुड, एल्डर सन ऑफ हॉर्नब्लोअर। मैं शीतल जी से जानना चाहूंगा कि शीतल जी जो को है उसका क्या रोल है? CHLOE, को का क्या रोल? जी सर, सर वाइफ टू चार्ल्स। वाइफ टू चार्ल्स। गुड गुड। मैं सबा कौसर से जानना चाहूंगा कि सबा आखिर रॉल्फ का क्या रोल है? ROLF। सबा। मैं मिथिलेश जी से यही क्वेश्चन लेना चाहूंगा। मिथिलेश जी। नॉट चार्ल्स, नॉट चार्ल्स बट रॉल्फ, ROLF। ओके, आपके साइड से आवाज बहुत आ रही है, या तो कूलर चल रहा है या तो फिर बारिश हो रही है। आप म्यूट कर लीजिए। आंसर देने के बाद हर आदमी म्यूट कर लिया करे। जी गोपाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले? व्हाट डिड आई टेल यू? आप पूरा थीम उसका बताइए। Okay, sir. Thank you. In the skin game, Dal Soti wants to present a great theme, that is ideological clash Yes. between the families. One family is from old rich family, and another is newly rich family. So there is an ideological gap between the two families, because one surrounding and one is from rural surrounding. Another Yes. theme is the generation gap. Another theme is what to say, sir? Conventional class structure. Yeah, breakdown of So conventional structure. yes. So all these things. Yeah, good, very nice. So in this way you came to know कि गोपाल जी explained very beautifully the theme of the play. One is the ideological clash between the two families. One is the Hillcrist family and second is the Hornblower family, newly rich and old rich. Second point is the breakdown of conventional class structure और साथ ही साथ generation gap. These things you find that these are the basic points of the play. मैं सुरभि जी से जानना चाहूंगा कि सुरभि, देर इज अ कैरेक्टर एना, ANNA। एना का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ एना? सर एना कुकी मैड है। मेड है। गुड, एना मेड। यस सर। सो इन दिस वे यू केम टू नो, मैंने जितना पढ़ाया था
उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपने कवर किया है कि ये चीजें रही हैं। एक चीज मैं बरखा जी से जानना चाहूंगा कि बरखा जो प्ले है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले इसकी सेटिंग है या फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसकी सेटिंग है? बरखा। बाद है, बाद में सेटिंग हुई है इसकी। गुड, इसकी सेटिंग बाद में है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में है। मैं लास्ट क्वेश्चन एक लेना चाहूंगा कंचन जी से कि कंचन जी आप ये बताइए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था कब से कब तक हुआ था? कब से कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ? आप में से कोई भी? सर 1914 to 1914 1942 to sir 1918। बस ठीक है, 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा है, ये चीज हम वहां पर देखते हैं। अब उसके बाद आपको मैं क्या करता हूँ, एक एक पॉइंट में बताता हूँ जो उसकी समरी है कि समरी कैसे होता है, क्या क्लैश है, किन चीजों को लेकर के हुआ है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि एक सेक्शन मैंने डिस्कस किया, कैरेक्टर्स को मैंने डिस्कस किया, थीम को मैंने डिस्कस किया, सेटिंग को मैंने डिस्कस किया। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समरी। समरी में कुछ नहीं, जो चीजें बताई गई वही है, लेकिन कुछ घटना है जिस घटना को जिक्र करना जरूरी है, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें थी। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि जो प्ले है यह क्या करता है, इट शोज द आइडियोलॉजिकल क्लैश। यह जो प्ले है यह आइडियोलॉजिकल क्लैश को शो करता है बिटवीन द टू रिच फैमिली, दो रिच फैमिली। और वह रिच फैमिली कौन सी है? हिलक्रिस्ट फैमिली। और साथ ही साथ आपका कौन सी है? हिलक्रिस्ट के अलावा आपका जो एक और दूसरी फैमिली है, हार्ड ब्लोअर फैमिली। तो जो ये जो दो आपका हॉर्न ब्लोअर जो फैमिली है उनके बीच के आप देखेंगे कि क्लैश को दिखाता है। अब सवाल उठता है कि यह क्लैश क्यों होता, क्या ऐसा रीजन है? उसके पीछे आप ये देखेंगे कि जो हिल क्रिस्ट फैमिली है वो रूरल इंग्लैंड में रह रही है, ओल्ड रिच फैमिली है, उसके अपने परिवार में उसकी वाइफ एमी है, बेटी जिल है, एक अपना उनका ठीक ठाक है, चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो न्यूली रिच फैमिली है, न्यूली रिच फैमिली का मतलब कि जो आपका हार्न ब्लोवर जो फैमिली है, हार्न ब्लोवर की जो फैमिली है उसका एक सिंगल माइंडेड है, पर एक ही जो है हार्न ब्लोवर उस फैमिली का वही एक डिसीजन मेकर है। और वह डिसीजन ये लेता है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना, पैसा वहां पर भी है, पैसा यहाँ पर भी है, लेकिन उस इंडस्ट्री को बढ़ाने में इनको जिस लैंड की एक्वायर है वह स्टेट, ESTAT, वह स्टेट जो है एक दूसरी फैमिली का पार्ट है। वह स्टेट किसकी फैमिली का पार्ट है? हिल क्रिस्ट फैमिली का। तो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए उस लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। कौन एक्वायर करना चाहता है? हार्न ब्लोवर फैमिली एक्वायर करना चाहती है। ठीक है, आप कर रहे हैं, हो सकता है पैसा देकर के आप खरीदना चाहें या जो भी रीजन रहा। अब इसको लेकर के होता क्या है कि दोनों में थोड़ा सा मतभेद है, ये चीज बहुत बेहतर नहीं है। और ये चीज, ये जो मतभेद है, मतभेद और मनभेद आप कह सकते हैं, इस आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है ये काफी बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है कि दोनों में से जो दूसरी फैमिली, जो न्यूली रिच फैमिली है, हार्न ब्लोवर्स फैमिली, वो अपने यहाँ से एक रिटेनर को, जैक मैन जो कि एक रिटेनर है, उनको अपने यहाँ से हटा देती है। जैकमैन एक कैरेक्टर है, JACKMAN, जैकमैन को वो अपने यहाँ से निकाल देती है, भगा देती है। क्योंकि जो जैकमैन है ये जो है अगर देखा जाए तो इनका रिलेशन जो है हिलक्रिस्ट फैमिली से भी रहा। तो एक तो घटना आपको ये ध्यान में रखना है कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इनको जिस लैंड को एक्वायर करना है उस लैंड की चाहत या उस लैंड का आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन हिलक्रिस्ट फैमिली से है। एक तो दोनों के गैप का एक रीजन ये रहा। दूसरा रीजन ये होता है कि अपने यहाँ से एक पार्टिकुलर रिटेनर को हटाना। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जैक मैन। जैक मैन जो है हिलक्रिस्ट फैमिली से उनके रिलेशन ठीक ठाक रहे हैं, इस वजह से हार्न ब्लोअर फैमिली
या हार्न ब्लोवर उनको अपने यहाँ से हटा देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। अब उसके Sir, बाद retainer. जो है या रिटेनर, RETAINER। एंड सेकेंड थिंग यू विल कम टू नो, जो एक क्वेश्चन है कि जो हिलक्रिस्ट फैमिली जिस पार्टिकुलर लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिस लैंड को वो दावा करती है हिलक्रिस्ट फैमिली, और जिस लैंड की चाहत हार्न ब्लोअर फैमिली को है, उस लैंड का नाम है सेंट्री, CENTRY, सेंट्री। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिस लैंड को लेकर के दोनों फैमिली दावा करती हैं, उस लैंड का क्या नाम है? सेंट्री। एक तो इसलिए उस पर दावा करती है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है और उस इंडस्ट्री के लिए मुझे उसको एक्वायर करना है। दूसरा, वो कहती है कि नहीं, इस लैंड का मुझसे रिलेशन है, वह उसको बचाना चाहती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। एक तो घटना लैंड को लेकर के। दूसरी घटना कौन सी है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ओल्ड रिच फैमिली, न्यूली रिच फैमिली। जैसे गांव में अक्सर आप देखेंगे, ज्यादातर गांव में इस तरह की चीजें होती हैं कि कोई रईस ज्यादा अगर आता है तो उसकी शान शौकत बढ़ जाती है दिखावटीपन में। वो कहीं बुलेट लेके चलता है तो गाड़ी लेके चलता, बहुत तेजी के साथ जाएगा, दिखाएगा कि नाउ आई हैव मनी। और जो पुराने रईस जाते हैं वो थोड़ा सा सौम्य स्वभाव के होते हैं, तो उनमें के बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश होने लगता है, खासकर नई जनरेशन में। दीज थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद एक चीज और है, इसी बीच में आप ये देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है। जो लैंड है, जो स्टेट है, जो लैंड है, ESTAT स्टेट, जो लैंड है उसका ऑक्शन होता है, ऑक्शन नीलामी होती है। और उस नीलामी में जो है हार्न ब्लोवर फैमिली बाजी मार ले जाती है। लेकिन तभी एक जो है ऐसा पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सीक्रेसी है कि वह सीक्रेसी हार्न ब्लोवर फैमिली से जुड़ा हुआ है। और वह मामला, वह सीक्रेसी क्या है? वह जो है उनकी बहू का केस था। अगर आपको याद होगा, अभी मैंने जिक्र किया था कि उस फैमिली का, हार्न ब्लोवर फैमिली की जो बहू है उनका नाम क्या है? को है, CHLOE, एल साइलेंट मैंने बताया था। तो उनकी बहू का एक केस था, डिवोर्स का केस कहीं का था, जिसमें वो पार्टी बन गई थी, जिसमें वो पार्टी बनी हुई थी। और ये केस जो है उनकी मैरिज से पहले का था। इसके बारे में जानकारी उनके हस्बैंड को नहीं थी, तो इस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। और इस चीज की जानकारी जो है किसको मिल जाती है? इस चीज की जानकारी जो है हिलक्रिस्ट फैमिली को मिल जाती है। तो हिलक्रिस्ट फैमिली जो है इस चीज का जिक्र हार्न ब्लोवर फैमिली से करते हैं। बड़े घराने में जैसा होता है कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके चीजों को किया जाए, तो वो इस मौके का फायदा उठाते, आप कहिए, या फायदा नहीं उठाते, ऐसे ही जिक्र करते हैं वहां पर। तो जो हार्न ब्लोवर है वो कहते हैं कि इस पर से पर्दा नहीं उठना चाहिए, इस केस को यूं ही दबा दिया जाए, और मैं तुम्हें क्या करूंगा कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आधे दाम पर, जो बोली लगी थी, जिस पर मैंने उसको खरीदा, उससे आधे दाम पर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये चीज होती है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक कहा जाता है कि नाउ द बॉल वाज इन द बास्केट ऑफ हार्न ब्लोवर फैमिली, नाउ यू फाइंड हाउ द बॉल चेंज इट्स पोजीशन एंड नाउ कम्स इन द बास्केट ऑफ हिलक्रिस्ट फैमिली। जो लैंड अभी तक जाते हुए दिख रही थी किसके पाले में? इन द अकाउंट ऑफ हार्न ब्लोवर फैमिली, वह लैंड जो है अब किसके हाथ में आ रही है? हिलक्रिस्ट फैमिली के। और उसके पीछे एक रीजन था कि एक बहुत सीक्रेसी थी जिस पर कम लोगों को जानकारी थी, और वह केस उनकी बहू को से जुड़ा हुआ था। डिवोर्स का केस था जिसमें वो एक पार्टी बन जाती। जब ये बात पता चलती है तो पता चलने के बाद जो है मामला रफा दफा होता है, लैंड उनके हाथ में चली जाती है, और ये होता है कि अब इसको किसी के आगे जिक्र नहीं किया जाएगा। और इस केस पर पर्दा डालने के लिए कोशिश तो की जाती है, लेकिन आप ये देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कैरेक्टर का मैंने नाम लिया था जो एजेंट के रूप में काम करता, एंड दैट कैरेक्टर इज डाकर, DAWKER, डाकर, जो एजेंट है हिलक्रिस्ट फैमिली का।
उसको ये पता चल जाता, कहीं से ये बात लीक हो जाती। और डॉकर तो जो है उस हार्नब्लोअर फैमिली की एनमिटी उससे थी ही। तो डॉकर इस मौके का फायदा उठाता और कहता है कि इस फैमिली को मैं बेइज्जत करके रहूंगा। तो जो बड़े घराने हैं, बड़े घराने के लोग जो है, जो भी केस वो डिवोर्स का रहा हो उसको दबाने के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। लेकिन डॉकर ने मौके का फायदा उठाया और इस चीज को लीक किया। लीक करने का मतलब क्या था कि ये जो सारा केस था केवल किससे छुपाया जा रहा था, जो को के हस्बैंड से छुपाया जा रहा था, कि को के हस्बैंड को मतलब चार्ल्स को अगर पता चलेगा तो को पर डाउट करेंगे कि ये ऐसी है या क्या मामला था, क्या नहीं, मुझे क्यों नहीं बताएगा, डाउट करेंगे और हो सकता है यह रिलेशन गड़बड़ हो जाए और फिर दोनों के बीच में कहीं डिवोर्स ना हो जाए, कहीं चार्ल्स जो है को छोड़ ना दे। इस तरह की तमाम दिक्कतें और उस सोसाइटी में जिसे आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में जो सोशल स्टेटस होता है, जो कहा जाता है सामाजिक सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये बड़ा मायने रखता था। तो जो ये फैमिली है हार्न ब्लोवर, वो हर ढंग से उसको दबाना चाहती है कि ये बात और आगे लीक ना हो, लेकिन डाउकर लीक कर देते हैं। इसी समय को जो है क्या करती है, हिलक्रिस्ट फैमिली के पास आती है और एक कहती है कि किसी भी तरह से आप प्लीज इस केस को यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि इसके बारे में अब मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया। अगर उनको पता चल जाएगा तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एंड यू विल कम टू नो कि वहीं पर चार्ल्स भी पहुंचते हैं और हिलक्रिस्ट के फैमिली वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्या छुपाया जा रहा है, मुझसे क्यों नहीं बताया जा रहा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि डाउकर तो अपनी चाल चल ही दिए थे, डाउकर ने पूरी चीजों को वो कर दिया। हिलक्रिस्ट फैमिली कसम खाती है और बहुत सारा जो है पर्दा डालने की कोशिश करती है कि इनके घर की इज्जत बची रहे, उस पर कोई दाग ना आए, या जो है हस्बैंड वाइफ में कोई दरार ना आए, या हार्न ब्लोवर जो है उनका जो एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट एंड ऑनर है उससे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। बहुत उन्होंने ईमानदारी से कोशिश किया, लेकिन उनके जो एजेंट थे उन्होंने इस चीज को जो है क्या किया, उसको बता दिया या उस चीज को कर दिया। अब जो है चार्ल्स का गुस्सा सातवें आसमान पे, यू कैन जस्टिस पे। चार्ल्स ये कहते हैं कि मैं इसको नहीं रखूंगा, किसको नहीं रखूंगा, अपनी बीवी को। अब वही फिर से क्वेश्चन आता है कि जितनी भी कहानियां आपने देखी उन सारी कहानियों में लास्ट में औरत का ही शोषण होता है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आयरीन का शोषण फोर्साइट सागा ने किया, सोम्स फोर्साइट ने किया, सॉरी सोम्स फोर्साइट ने किया। आपने उसके बाद देखा था कि स्ट्राइफ जो था उसमें कैसी उसकी वाइफ जो है सुसाइड करने चली जाती है। आपने जो है इसके अलावा और भी जो है प्लेस को जो मैंने डिस्कस किया था, वहां पर आप ये देखेंगे कि वीमेन 20वीं शताब्दी के शुरू में वीमेन बड़ी कमजोर है, वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है। और वो जो है पर्दा जो कुछ हुआ पास्ट में उस पर पर्दा रखना चाहती है, लेकिन जैसे ही खुलता है तो हस्बैंड कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। एक डिसीजन, मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, वह मेरे घर में नहीं रहेगी, एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक अप ऑल द रिलेशनशिप, शी इज नॉट माई वाइफ। तमाम चीजें जो एक गुस्सा साथ में आसमान पे होता है कि किसी के खाने में कहीं पे कुछ नमक ज्यादा हो गया तो उसने उसको डिवोर्स टेलीफोन पे दे दिया। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, सच अ मेंटालिटी वी फाइंड। द सेम थिंग यू फाइंड कि यहाँ पर जो है फिर औरत को कमजोर दिखाया गया। नोरा एक कैरेक्टर आपको मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा, वो मैंने जिक्र किया था अडाल्ट हाउस में हेनरिक इब्सन का ड्रामा का। लेकिन यहाँ पे सब नोरा नहीं है। जो को है, को क्या करती है, जब इस बात को सुनती है कि मेरे हस्बैंड नाराज हैं, मुझे नहीं रखेंगे, अब मैं कैसे सरवाइव करूंगी, तो शी लीव और जाके लिली पॉन्ड में कूद जाती है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन किसी तरह से उसको बचाया जाता है एंड शी रिटर्न्स बैक, शी कम्स बैक विद द प्रॉमिस, नो नॉट एट ऑल, शी विल लिव इन हॉर्नब्लोवर फैमिली, और चार्ल्स उसको जो है केयर करेगा, उसके साथ रहेगा। तो इस प्रॉमिस के साथ एक सुखद अंत दिखाया गया है। लेकिन ड्रामा में जनरेशन गैप, ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशनशिप,
एडजस्ट करने की क्षमता पुरानी जनरेशन में ज्यादा, हर जगह दोनों फैमिली के लोग पर्दा उस पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नई फैमिली चार्ल्स है उनमें गुस्सा है, वो जो है नहीं ऐसा नहीं होगा, इस तरह की चीजें, तो काल शोहरत, इज्जत, समाज का आप रुतबा, all these things you find. So in this way you come to know the whole situation कि लैंड तो एक मसला था, लेकिन उस लैंड के साथ साथ जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है, उसके साथ साथ जो परंपरा का टूटना है, उसको बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि ओल्ड जनरेशन कितना चीजों को मैनेज करती थी, संभाल के रखती थी, नई जनरेशन यंग ब्लड, एंग्री यंग मैन, एग्रेसिव नेचर, they say I will not do this, I will not do that, believing in this, believing in that. So these are the points which you will get. So in this way you came to know about the play, that is what, that is uh, the skin game. Tomorrow we will meet again and we will go with what, we will go loyalties, और आपका एक और रह गया है वर्क जिस पे हम डिस्कस करेंगे, तो ठीक है, Excuse we me, will sir. meet जी। ये सर किस टाइप का प्ले है सर? ये मतलब कॉमेडी है या सर, क्योंकि इसका क्लो का जो को का सर वो पॉन्ड में, लिली पॉन्ड में जब डेथ हो गई होगी सर। नहीं, डेथ नहीं होगी, मैंने आपको बताया कि उसको बचा लिया जाता है, उसको वापस लाया जाता है, शी कम्स बैक विद द प्रॉमिस दैट शी विल स्टे इन द होम ऑफ ब्लोवर फैमिली, और उसके साथ चार्ल्स रहेंगे। हैप्पी एंडिंग मैंने बताया। कॉमेडी कहा जाएगा ना सर? जितने भी इनके प्ले हैं सब का सब सोशल कॉमेडी, सोशल कॉमेडी इन द सेंस कि यू फाइंड जो कॉन्सेप्ट एंटी रोमांटिक कॉमेडी का था, जिसमें सोशल इश्यूज और चैलेंजेस लेकर के रहे हैं, वो चीजें, ट्रेजेडी इन्होंने कोई लिखा नहीं, सब में सोशल इश्यूज और चैलेंजेस हैं। और कॉमेडी का मतलब कि शेक्सपियरियन कॉमेडी जैसा पैटर्न नहीं। कौन सी कॉमेडी है? एंटी रोमांटिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं प्रॉब्लम प्ले या डिस्कशन प्ले या ड्रामा ऑफ आइडिया। वैसे ही सर एक जगह हमने देख लिया था ट्रेजिक कॉमेडी लिखा हुआ था सर, हमने कहा आपसे क्या कंफर्म कर ले सर। नहीं, ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब जब हम ये बात करते हैं तो ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब कि ट्रेजिक इवेंट तो ऐसा उसमें कोई खास नहीं जो हम ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी तो शेक्सपियर ने शुरू किया, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस था, जितना ज्यादा जो है ऐसा लगता था कि अब जो है आपका शाइलॉक जो बदले की आंख में जल रहा है, कितना ज्यादा एंटोनियो से नफरत करता है, मर्सी की कितनी अपील की जाती है, ऐसा लगता है एंटोनियो अपनी जिंदगी खो देगा, जिस पीक पर घटना को लेके जाया गया। और फिर जिस हिसाब से शाइलॉक जब हार जाता है तो मैडनेस, उसकी डेथ, उसके ऊपर पत्थर फेंका जाना, उसकी बेटी का जो है लीडिया का विक्रम के साथ इलोप करना, फिर उसके सदमे में आना, उसकी डेथ होना, ये सब एक तो ट्रेजिक इंसिडेंट की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश की गई, चार्ल्स को छोड़ करके जो है, तो ऐसा इसमें कोई ऐसा बहुत डेथ नहीं दिखाई, इससे तो ज्यादा कहीं ज्यादा आपको जो है स्ट्राइफ में रहा है। लेकिन इनके जो प्लेस है वो कॉमेडी या ट्रेजेडी को लेकर के नहीं है, उसमें प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। और वह प्रॉब्लम किसके आधार पे? प्रॉब्लम प्ले, डिस्कशन प्ले, आप कह सकते हैं इस तरह की चीजों को लेकर के रखा गया। तो नीदर ज्यादा प्योर कॉमेडी, नीदर ज्यादा प्योर ट्रेजेडी, बट यू फाइंड व्हाट सोशल इश्यूज, चैलेंजेस, और उसमें प्रॉब्लम प्ले, एंटी रोमांटिक कॉमेडी। सबसे बेहतरीन वर्ड है एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ओके सर, ठीक है, तो नाउ वी आर कंक्लूडिंग, यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक एंड वी विल मीट टुमारो। कल जो है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो समय मिले स्टडी रेगुलरली, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी पजल्ड एंड एम्बैरेस्ड, बिलीव इन योर हार्ड लेबर, बिलीव इन गॉड, you can crack that particular examination. थैंक यू सर।